नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। यकीन मानिए, ऐसे चुनाव बहुत कम होते हैं। जब आप बीजेपी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमने ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पार्षद उनके आए हैं। कांग्रेस के पास जाएंगे तो कहेंगे कि हमने 3 सीटें छीन ली महापौर की, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या होगी, वो खुश हैं। आम आदमी पार्टी के पास खाता खुल गया है, एक महापौर का प्रत्याशी लेकर आए हैं, वो खुश हैं। और AIMIM के लोग खुश हैं क्योंकि उनके कई पार्षद जीत कर आ गए हैं और उन्होंने भी खाता खोल दिया है। तो कुल मिलाकर के चुनाव के बाद सतही तौर पर तो सब कुछ फील गुड नजर आ रहा है। 11 नगर निगम में से बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 3 नगर निगमों में कब्जा कर लिया है। जबलपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उधर आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में मेयर का चुनाव जीत लिया। इससे पहले सभी 11 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था। 4 सीटें छीनने के बाद बीजेपी नगर पालिका और नगर परिषद की जीत से गदगद है। अभी दूसरे चरण की गिनती बाकी है। ऐसे में 2023 में जनता का मूड कैसा रहेगा और क्या निकाय चुनाव इसकी बानगी होगी, यह बड़ा सवाल है। निकाय चुनाव के बाद के हालात जो है वो इन तस्वीरों में दिखा देते हैं। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, कुछ ऐसा ही चल रहा है। दोनों तरफ मिठाइयां बंट रही हैं। दोनों दलों के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ गदगद नजर आ रहे हैं। झंडे फहराए जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, मालाएं पहनी जा रही हैं। और दोनों का कहना है कि इस चुनाव में हमने बहुत अच्छा परिणाम दिया है, जनता ने हमारा साथ दिया है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह जश्न है। लोकतंत्र की ऐसी तस्वीरें भी अच्छी हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन यह तो सतही बात हो गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि दूर से देखने पर ऐसा नजर आता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो यही करेंगे कि क्या वाकई में सब कुछ ठीक है। अब आपको हम सुनाते हैं वो 2 बयान, जिसमें आपको समझ आएगा कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता कैसे एक दूसरे पर तंज भी कस रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। दोनों ने अपनी जीत को लेकर क्या दावे किए हैं। कांग्रेस में हालांकि शुरू से कहा जा रहा था कि प्रशासन की वजह से शायद उन्हें नुकसान होगा। अभी भी चुनाव के बाद यही रट लगी हुई है। सुनिए। नगर पंचायत की, नगर परिषद की भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। ये अपने आप में अभूतपूर्व अद्भुत है। नगर पंचायतों में तो शानदार सफलता हमने प्राप्त की ही है, लेकिन नगर पालिका में भी आज 36 की गणना हुई है, गिनती हुई है। 36 में से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 27 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। कमल के फूल की बटन वार्डों में जनता ने वहां भी दबाई है, और इसलिए आधा तुम्हारा और आधा हमारा। तो उस हिसाब से देखें तो क्लियर कट विजय। और हम जहां जीते नगर निगम के चुनाव, पार्षदों में बम्पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया है। शिवराज सिंह जी, मैं कहता हूँ अच्छा होता है किसी और के यहाँ मिठाई ये बात तो ये शिवराज जी का क्या कहना, उनसे मैं मुकाबला इस कलाकारी में नहीं कर सकता। बीजेपी की इतनी थी, 16 थी, 11 की गिनती हुई, 2 सीटें जीते 500-600 वोट से। एक जीते MIM के कारण, और बाकी 3 कांग्रेस जीती। तो इनको कितनी सीटें आई? महेश परमार तो कहते हैं वो जीते हुए थे और उन्हें हरा दिया गया। अब ये सच्चाई सामने आगे आने वाले समय में आ जाएगी। 15 महीने रुक जाएं, इन सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा। सर, उज्जैन में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार, जिन्हें जीतने की पूरी उम्मीद थी, वो बहुत कम मतों से हार गए। हारने के बाद उन्होंने बयान दिया कि प्रशासन और खासकर कलेक्टर ने जानबूझकर उन्हें चुनाव हरा दिया। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं महेश परमार। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। टेबल पे हमारा आदमी था, 21 का मैं 455 वोट से चुनाव जीता हूं। हर टेबल पे हमारे आदमी थे, लेकिन उसके बाद 4 राउंड की घोषणा नहीं करना और सीधे आना। पहले 924 वोट की घोषणा करना, फिर 736 वोट की घोषणा करना, तो ये कौन सा न्याय है?
तो कलेक्टर भाजपा के एजेंट के रूप में पूरी तरह कलेक्टर सीधे सीधे ये मान के चले कलेक्टर महापौर का चुनाव लड़ रहा है। तो ये पूरा प्रशासन, और हम चुनाव जीते, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने दमदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी हमें हराया। अब आपने सुन लिया कि कलेक्टर महापौर का चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ रहा है, इतना ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिया गया। उधर जीतू पटवारी और विश्वास सारंग ने क्या कहा है? जीतू पटवारी ने आज बड़े गंभीर आरोप लगाए, कहा कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर ये चुनाव जीता गया है, और उसके साथ ही साथ अधिकारियों को चेतावनी भी जारी कर दी। उधर विश्वास सारंग ने कहा कि हार के बहाने खोज रही है कांग्रेस। सुनिए। प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता से बढ़कर बीजेपी का तमंगा लगाने पे लगा था। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, ऐसे जितने पदाधिकारी वो चिन्हित किए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हुए अधिकारी हैं, उनको संभाग वाइज ऑब्जर्वेशन के साथ लिस्टिंग की जाएगी, और लिस्टिंग के साथ उनका पब्लिक डोमेन में भी उनके भ्रष्टाचार को उजागर करके कानूनन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। जबलपुर में जैसे हमारे खिलाफ निर्णय आया है, ग्वालियर में हमारे खिलाफ निर्णय आया, हम जनता के आदेश को, उसके निर्णय को शिरोधार्य करते हैं। पर हम रोनटाई की बातें करने लगे, हम रोने लगे, मेरे को ये नहीं मिला, ये हारी हुई मानसिकता है। जीतू पटवारी कहते हैं हम लिस्ट बना रहे हैं अधिकारियों की, और लिस्ट बना के कानून देखिए ये जो धमकी है ना, ये धमकी ने ही कांग्रेस को इस स्थान पर लाकर खड़ा किया है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? आपकी बात में हम उठा रहे हैं जो सवाल, वो आपको दिखाते हैं। निकाय की जंग में बीजेपी के बम्पर वोट, क्या कांग्रेस ने भी कर दी बड़ी चोट? दोनों खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की हार के लिए क्या अफसर जिम्मेदार? कांग्रेस बोली फूल छाप अफसरों की लिस्ट है तैयार, जो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। क्या एमपी में खुला तीसरे विकल्प का रास्ता? बीजेपी कांग्रेस के को नुकसान से एआईएमएम और आप का क्या वास्ता? एमपी चुनाव में किसका नफा किसका नुकसान? रिजल्ट के बाद शुरू हुआ सियासी कोहराम, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, यह बड़ा सवाल है, और इस पर जाहिर सी बात है कि अब सियासी कोहराम भी मच गया है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस खास डिबेट शो में। और वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे सरवन नगेली जी हमारे साथ हैं। सरवन जी, बहुत स्वागत करता हूं सर मैं आपका। गोविंद मालू जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं सर। 11 सीटों की मतगणना हुई महापौरों की, और उसमें से कांग्रेस कह रही है कि आपके पास से 4 छिटक गई, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। क्या आपको लगता नहीं कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन हाँ, पार्षद आपके पास ज्यादा हैं, नगर पालिकाएं आपके पास ज्यादा हैं। अब इस पूरे गणित में आप अपने आप को फायदे में देख रहे हैं कि नुकसान में? और जहां भी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं सर? देखिए, लोकतंत्र में जीत हार एक अलग विषय है। हमारे पास 16 नगर निगम थी पिछली बार जी, जो उससे ज्यादा हो नहीं सकती थी, क्योंकि 16 ही थी संख्या, हम पूरा सेचुरेशन पॉइंट पर थे। अब हम जहां पर पराजित हुए हैं वहां पार्षद हमारे ज़्यादा जीते हैं, लेकिन हम क्यों पराजित हुए हम उसकी समीक्षा भी करेंगे, मीमांसा भी करेंगे, और हम कारणों को भी खोजेंगे, और हम आगे के लिए ठीक भी करेंगे। ठीक है। लेकिन कांग्रेस को प्रफुल्लित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के नारे को लेकर जनता के बीच में गई। पार्षद ज़्यादा जीते, बाकी जगह भी पहले से ज़्यादा जीते हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम विजय हमको मिली है। 11 में से 7 बहुमत नहीं होता है क्या? कांग्रेस को 3 मिली, उसमें खुश हो रहे हैं वो। तो 3 जगह केवल उनके महापौर जीते हैं, और जो बहुमत मिला है छिंदवाड़ा मिला है, बाकी जगह हमें मिला है। और हम आगे इसकी समीक्षा हर स्तर पर करेंगे। कारण स्थानीय भी होते हैं कई बार पराजय के, कुछ स्थानीय परिस्थितियाँ और समीकरण होते हैं जिनके कारण कि वहाँ पर हमें वोट कम मिलता है, या उम्मीदवार के कारण भी दिक्कत होती है। इन सब बातों की समीक्षा हम करेंगे। पर ओवरऑल रिजल्ट यदि प्रदेश का देखें, चाहे वो नगरीय निकाय हो या पंचायत हो, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रेसर की भूमिका में है, अग्रणी खड़ी है, और ज़्यादा बहुमत से जीती है। ठीक है योगेश जी, बीजेपी भी खुश है, आप भी खुश है, जनता नहीं समझ पा रही कि हमने परिणाम फैसला जो है किसके पक्ष में दिया है। कैसे आप देखते हैं, कांग्रेस को क्यों खुश होना चाहिए सर? जरा 2-4 तथ्य आप भी बता दें। देखिए अभिलाष जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी की खुशी का कारण नहीं मालूम है। जो
जिनकी खुशी आधी हो गई, आधे पर आ गए, 50% पर आ गए। और कांग्रेस के लिए खुश की बात यह है कि हम 0 से 3 पर बढ़े हैं। ये हमारा पहला पायदान है और इस बात का शुभ संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस के प्रति जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है, बयार चल रही है, उसका ये संकेत आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था और बड़े बड़े शहरों में, विशेषकर जहां भारतीय जनता पार्टी जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में पिटी, उसका मूल कारण कि इंदौर और भोपाल जैसी जगह पर आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को लूटा है, बर्बाद किया है और बर्बरता की है, प्रशासनिक तौर पर बर्बरता प्रकट की है। और कांग्रेस के लिए खुश होने की ये बात यह है कि इतने प्रशासनिक दबाव, इतनी प्रशासनिक बी टीम के रूप में प्रशासन ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद भी हम 3 सीट लाए। लेकिन हम इसको हम भावना का अतिरेक नहीं कह रहे हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन ये बात विश्वास के साथ कह रहे हैं कि उज्जैन की सीट भी हम जीते हैं, जो कि माननीय कलेक्टर ने वहां पर अपना हस्तक्षेप करके उस सीट को हरवाया है। दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट मध्य प्रदेश में आए ओवैसी के नाम से, उन्होंने बुरहानपुर में, खंडवा में और भोपाल में जो सभाएं ली, वो एजेंट के कारण 10,000 वोट जो हमारे खराब हुए, उसके कारण हमारी बुरहानपुर सीट गई। इस हिसाब से 50% 5 सीटें कांग्रेस के पास तय है और आज भी हम मानकर चलते हैं कि कांग्रेस 5 सीटों पर विजयी है। दूसरी खुशी होने की बात तो नहीं है, हमें आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, आत्मलोचन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शायद ये साथ शगल जुड़ गया है। इनको एक रात पहले ही कह दिया था कि सुबह परिणाम आना शुरू ना हो उससे पहले ही आप ढोल नगाड़े करने लग जाइए, आप लड्डू बांटने शुरू कर दीजिए और आप मिठाइयां बांटने लग जाए। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की क्या आवश्यकता है? ठीक है योगेश जी, आपको 2014 के अभिलाष जी और 2022 के चुनाव के यदि विश्लेषण आप करेंगे तो कहां हम इंदौर में 2,86,000 से हार रहे थे, हम कहां हैं? हम दूसरे जहां 91,000 से हम ग्वालियर में हारे थे, आज जीत गए। जबलपुर में 85,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे, ठीक है, जीत गए। ठीक है योगेश जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन मुझे एक जरा सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जीतू पटवारी जी कर रहे हैं कि हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ये लिस्ट बहुत दिनों से तैयार हो रही है, पिछले 2 साल से लिस्ट तैयार हो रही है लगभग, तो वो लिस्ट तैयार करके आप करना क्या चाहते हैं सर? अधिकारियों की, जिन्हें फूल छाप अधिकारी कहा जाता है, जैसे कभी फूल छाप कांग्रेस से एक जुमला था। कोई संशय नहीं कि जितने छोटे चुनाव नगरीय पंचायत और नगर निकाय के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव जो कस्बाई क्षेत्र में होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, वहां पर सरकारी अधिकारियों ने अपना पूरा प्रभाव और दुरुपयोग बनाया है। कई पटवारी एजेंट के रूप में कार्य किए, इसके प्रमाण है, इसके वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, इसके दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। लिस्ट बनाने का ये कारण है कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। एक सरकारी अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इस तरीके के कृत्य नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि समय बदलते हुए देर नहीं लगती है। तो हमारा कोई धमकी नहीं है, इस मामले में हमारी चेतन्यता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की एक पवित्रता, ये लिस्ट बनेगी सर, ये लिस्ट बनेगी तो पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं निकलेगा क्या इन अधिकारियों से? खैर मैं आता हूं सरमन नगेली जी के पास। अब जैसे उज्जैन के सरमन नगेली जी जो कलेक्टर हैं, वो विवादों में आ गए हैं और वो उस लिस्ट में, हिट लिस्ट में जो भी आप कह लें, वो सबसे ऊपर होंगे। तो आपको लगता है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी जिसने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, उसके जिम्मेदार नेता लोकतांत्रिक चुनावों के परिणामों के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दें? ठीक लगता है सर आपको? देखिए अभिलाष जी, देखिए माननीय अभिलाष जी, ये बिल्कुल सही है कि उपचुनाव हुए जो मध्य प्रदेश के, तभी ये बात है, ये वाली बात जो है ना निकल कर आई थी 2018 के जब आम चुनाव हुए हैं, तब भी माननीय कमलनाथ जी ने ये बात कही है और अब भी लगातार कह रहे हैं। ये जहां तक जो मैं समझता हूँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक बातचीत या राजनीतिक जुमला भर है। और देखिए, जो अधिकारियों की बात 2018 में कही गई थी, वही के वही सारे अधिकारी प्राइम पोस्टिंग में थे। वो कैसे थे? क्योंकि आपने सिर्फ राजनीतिक स्टैंड और एक तरह से दूसरे अधिकारियों को इनडायरेक्टली आपने चेतावनी कह सकते हैं, धमकी कह सकते हैं, या उनको इशारा कह सकते हैं। ये इस तरह का मैसेज देने के लिए आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरी तरह से राजनीतिक बातचीत है, इसमें दूर दूर तक कहीं कोई वो नहीं है। और वैसे तो राजनीति का तकाजा ये कहता है कि राजनेताओं को इस तरह की भाषा शैली से बचना चाहिए, लेकिन चुनाव आते जाते रहेंगे। सरमन जी, मैं आपसे एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं। बीजेपी मिठाई बांट रही है, कमलनाथ जी भी मिठाई खा रहे हैं,
उधर एआईएमएम के लोग मिठाई बांट रहे हैं, इधर आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। कौन जीता है सर? मध्य प्रदेश में कौन जीता मुझे बताइए, और किसे वाकई में मिठाई बांटनी चाहिए, किसे नहीं बांटनी चाहिए, अंदर की बात क्या है सर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सबको गेन हुआ है। लूज किया है बीजेपी ने, कांग्रेस को गेन हुआ है, बीजेपी रिटेन नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी को गेन हुआ है, और जो दूसरे जैसे एआईएम जो ओबीसी की पार्टी है उनको भी गेन हुआ है। तो जिनको गेन हुआ है स्वाभाविक है वो तथ्य दिख रहे हैं, और जो रिटेन नहीं कर पाए वो भी तथ्य दिख रहे हैं। लेकिन अब इसमें खुशी अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि ये नगरी जो नगर परिषद है या नगर पालिकाएं हैं वहां पर बीजेपी अच्छे बहुमत के साथ निकल कर आई है, लेकिन नगर निगम में वो हार गए। 4 नगर निगम हारना, देखिए मेरा यहाँ ये कहना है, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि आप 100 वार्ड के चुनाव जीत जाएं, लेकिन यदि आपने एक विधानसभा क्षेत्र हार लिया, यदि आपने एक महापौर का चुनाव हार लिया, यदि आपने एक लोकसभा क्षेत्र हार लिया, तो वो 100 महत्व नहीं रखते, क्योंकि बड़ा जो व्यापक जो चीजों को प्रभावित करता है वो ज्यादा महत्व रखता है। जो छोटी छोटी चीजों को प्रभावित करता है वो इतना महत्व नहीं रखता। और इसका मैसेज, यदि आप लोकसभा चुनाव हार गए तो राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, विधानसभा चुनाव हार गए प्रादेशिक स्तर पर जाता है, वार्ड में जीत गए तो वो एक जिले की पॉलिटिक्स। ठीक है सर। गोविंद मालू जी, क्या आपको लगता नहीं कि 11 में से अगर 4 सीटें निकल गई हैं महापौर पद की हाथ से, तो उसके बाद थोड़ा सा तो ये कहना चाहिए बीजेपी को कि हाँ नहीं ठीक है, हम देखते हैं कुछ गड़बड़ तो हुई है, बजाय इसके या सिर्फ अभी क्योंकि एक मैसेज कन्वे करना है, अंदर तो चिंता होगी, चिंतन होगा। मैंने तो पहले ही कहा, हाँ अभिलाष जी, मैंने तो पहले ही कहा कि हम हार हो या जीत हो, हम समीक्षा सबकी करते हैं। जीत में भी यदि कम जीत क्यों हुई, इंदौर की 1,37,000 जो हमारी पिछली बार थी 2.5 लाख, वो कम क्यों हुई, हम उसकी भी समीक्षा करेंगे, जहाँ हारे वहाँ भी करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस के मेरे मित्र को ये बात बता दूं कि वो पूरे चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राऊ में कहीं भी उनका कोई उपस्थिति नहीं थी। 30,000 से हारे हैं राऊ में, और अब वो धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं। ये कांग्रेस का हमें पुराना ये रहा है फलसफा कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों के बलबूते पर हम सत्ता में आए, और ये वो यही करते हैं। हमने तो सीसीटीवी कैमरे लगाए, हर दौर का हर राउंड का प्रमाण पत्र दिया, जो वो चाहते थे कांग्रेस के वो हमारे निर्वाचन आयोग ने किया। हमने खुद ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ उस समय शिकायत की जब मतदाता पर्ची नहीं बटी, जब मतदान केंद्र बदले गए। कांग्रेस को केवल चाहिए कि हम कलेक्टर हमारा हो जाए, इसलिए कलेक्टर को धमकाते हैं, कभी गीदड़ भपकी देते हैं, कभी कहते हैं कांग्रेस। हमने तो कभी नहीं बोला कांग्रेस का बिल्ला लगा के 60 साल से लोगों ने काम किया, हमने कभी नहीं कहा कि नौकरशाह प्रशासनिक अधिकारी जिसकी सत्ता होती है उसके योजना पर चलते हैं। अब ये आप चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बनकर चलें, और अब हारते हैं तो ठीकरा फोड़ते हैं कि ये तो एजेंट बन के काम कर रहे हैं। अपनी कमी कमजोरी नहीं देखते कि वहाँ क्या हालत हुई। ठीक है, कितने पार्षद जीते उज्जैन में, कितने बुरहानपुर में जीते। अरे पहले भाई अपना घर संभाल लो। ठीक है, आप तो चाहते जबरन जिता दे कोई हमको। गोविंद मालू जी, जीत तो जीत है, जनता का हम दिल नहीं जीतेगा। गोविंद मालू जी लोग जिता दें। मालू जी, जीत तो जीत है। देखिए नहीं चलेगी, 1 वोट से भी जीता है मालू जी, अगर कैंडिडेट बीजेपी का कांग्रेस का, तो जीत है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जिस तरह से बुरहानपुर, हमने तो कभी कहा ही नहीं, जिस तरह से बुरहानपुर में कहा जा रहा है, उज्जैन में कहा जा रहा है कि बहुत मार्जिनल विन हुई है, 400-500 वोट के आसपास विन हुई है, और उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि धांधली हुई है उसमें भी। तो आपको लगता नहीं कि अगर हम उन दो को भी जोड़ लेते हैं, जहां बहुत नजदीकी अंतर था, तो फिर तो ये मामला 50% से भी कम पहुंच जाता है बीजेपी के लिए जीत का? तो फिर तो चिंता हमारे को लगता है कि 100% से ज्यादा होना चाहिए बीजेपी को। अभिलाष जी बहुत सारे मैंने कहा ना कि 400-500 वोट तो बहुत होते हैं। हाँ। अगर 2 वोट से तो विधायक भी जीते हैं, 1 वोट से विधायक जीते हैं, तो 5 वोट की भी जीत होती है। लेकिन हमारी तो बहुत मर्जी ने 500-700 वोट, 450 वोट, 700 वोट तो बहुत होते हैं। अब ये कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि एआईएमआईएम के कारण हमारी हार हुई। अरे भाई, किसी राजनीतिक दल को अधिकार है कि नहीं लड़ने का? कल से कहेंगे आम आदमी पार्टी के कारण हमको रिप्लेस कर लिया, तो क्या उन पे बैन लगा देंगे? अरे हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को चुनाव में शिरकत करने का, चुनाव में
अपना परचम फहराने का और चुनाव में अपनी उपस्थिति शिद्दत के साथ दर्ज कराने का अधिकार बिल्कुल हक है। AIMIM ठीक है। का असदुद्दीन ओवैसी आए तो वो बीजेपी के एजेंट हो गए, आम आदमी पार्टी आई वो बीजेपी के एजेंट हो गई, तो कांग्रेस क्या चाहती है? सब मैदान साफ और कांग्रेस ने वैक्यूम क्रिएट संभव नहीं, लोकतंत्र वैक्यूम क्रिएटेड रहने दिया। योगेश जी लोकतंत्र के लिए मुझे उचित बताइए भी कि नहीं ठीक है, मैं मानता हूं कि 8-10 हजार वोट अगर AIMIM ओवैसी की पार्टी लेकर चली जाती है और यहां 500 से जीत होती है, तो स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि किसके प्रभाव से ये क्या गारंटी कि उनको ही मिलते हैं? लेकिन एक बात ये बताइए नहीं योगेश यादव जी, मुझे एक चीज ये बताइए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को नकारने वाली सिंगरौली की जनता की स्वाभाविक पसंद क्यों नहीं बन सकी, ये मुझे बताइए। वहां जनता ने बीजेपी को नकारा, उसको नहीं पसंद आया, इतने सालों से बीजेपी के महापौर थे, वो विकल्प देख रहा था, तो कांग्रेस अपने आप को इतना भी पोर्ट्रेट नहीं कर पाई वहां कि वो उसे चुन ले और उसे छोड़ करके एक नई नवेली पार्टी के लोगों पर भरोसा जता लिया। तो क्या ये आपके लिए भी बड़े आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है? और आम आदमी पार्टी की एंट्री से क्या सबसे ज्यादा नुकसान ओवैसी की पार्टी से क्या सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? और सिर्फ यह कह देने से क्या बीजेपी की वो बी पार्टी हैं, आपको लगता है आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी? अभिलाष जी, जी मैं आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर बाद में करूंगा। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ निष्पक्ष अधिकारी कर्मचारियों ने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि हमें यह दबाव दिया गया है कि आप इस जगह इतना वोटिंग करवाएं, भाजपा के पक्ष में करवाएं, अन्यथा आप अपना ट्रांसफर कर समझे या आपके पर इंक्वायरी समझे। ये निष्पक्ष अधिकारी कर्मचारियों की हमारे को बताई गई गुप्त संदेश था और ये पंचायत स्तर पर बहुत ज्यादा किया गया, उसके बाद भी हम जीते। ये मेरा सीधा आरोप है। दूसरा ये लोकतांत्रिक उसकी हत्या है। दूसरा आरोप मेरा ये है अधिकारी कर्मचारियों के नाम बताइए। गोविंद भाई, ये तो वेग बात हो गई, कहानी बना देंगे हम। गोविंद जी अब आप सुन लीजिए, सुनने की शक्ति रखा करें। नहीं पर नाम बताइए, आप वेग बात मत करिए, नाम बताइए कौन अधिकारी कर्मचारी थे जिन्होंने कहा कि हमको ये कहा है। वोट डलवा सकता है क्या कोई? कैसी बात करते हैं आप? नहीं, आपको नाम बता दे तो आप डलवा सकता है क्या? वोट लोग डालने जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता निकालते हैं। कर दें आप उस अधिकारी का, आपको नाम बता दें हम। देखिए मेरा पूरा उत्तर नहीं हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूं अभिलाष जी, ये प्रश्न स्वाभाविक बनता है कि आज यदि ओवैसी को हम एक सांप्रदायिक शक्ति को पैदा करने वाला, वैमनस्य पैदा करने वाला नेता मानते हैं, जो हमेशा टीवी पर जहर उगलते हैं, जो एक अल्पसंख्यकों को बरगलाते हैं, आज 10,000 वोट लेकर आए वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या अधिकारी या किसी भी नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि ओवैसी की एंट्री यहाँ पर गलत है। अरे मध्य प्रदेश में आपने बुरहानपुर, योगेश यादव जी, योगेश यादव जी, आप 10,000 लोगों को 10,000 लोगों को गलत नहीं ठहरा सकते। एक मिनट गोविंद मालू जी, हम तो कांग्रेस की गलत है ये भी नहीं कह रहे हैं। आई एम कमिंग ऑन दैट। एक मिनट योगेश यादव जी, देखिए लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, 10,000 लोगों ने वोट कर दिए। अब आप, मैं, गोविंद मालू जी कौन होते हैं उस पार्टी के को नहीं लड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, वो तो लड़ रही है, हम उसको रोक नहीं सकते ना आप रोक सकते हैं। अब मेरा सवाल यह है सर कि आम आदमी पार्टी की एंट्री सिंगरौली में हो गई और आपको जनता ने तीसरे नंबर पर भी नहीं पसंद किया, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्यों आखिर कांग्रेस अपना उसके भरोसा खोती जा रही है? पहला तो मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी की मीटिंग में मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने पर सहयोग प्रदान किया। जो जिसको ये सांप्रदायिक व्यक्ति बोलते हैं उसको इन्होंने प्रश्रय प्रदान किया। पहला तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है। अब आपका सिंगरौली का जवाब यह है कि सिंगरौली में आप पार्टी नहीं जीती है, आप पार्टी मध्य प्रदेश में प्रासंगिक नहीं है। आप पार्टी के यदि आप वोट उठा के देखेंगे दूसरी जगह तो कहीं 100, कहीं 125, कहीं 22, कहीं 24, वहां पर जो कैंडिडेट था अग्रवाल, उस अग्रवाल को पहले कांग्रेस की तरफ से फिर बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, तो उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व था, उसकी स्वयं की अस्मिता थी, उसकी स्वयं की आइडेंटिटी थी। एक सहयोग मात्र से आप पार्टी ने उसके ऊपर अपना चस्पा कर दिया। कैंडिडेट सिलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस से बड़ी बाजी मार लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, मैं आता हूं सरमन नगेली जी के पास। आम आदमी पार्टी ने एक चांस ले लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। आप दूसरी जगह भी परिणाम देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं भी। ओके सरमन नगेली जी, मुझे बताइए ओवैसी की एंट्री और आम आदमी पार्टी की एंट्री किसके लिए बड़ा खतरा है? बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए या निकट भविष्य में कांग्रेस के लिए
और दूरगामी भविष्य में बीजेपी के लिए भी? बताइए सर। तो देखिए अभिलाष जी, वैसे तो ये कांग्रेस और बीजेपी को आत्मंथन, आत्मचिंतन, समीक्षा का समय है, लेकिन मैं जो आपने सवाल किया उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले और मध्य प्रदेश के गठन के बाद हमेशा से मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति रही है। यहाँ पर तीसरे दल की संभावना कभी नहीं रही है। हाँ, 2000 से पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तब बीएसपी के 11 से 13 के बीच में विधायक आए थे और समाजवादी पार्टी के विधायक भी आए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी बाद में भी आए, अभी भी बीएसपी के 2 विधायक थे। लेकिन आप देखिए कि कटनी से निर्दलीय किन्नर जो है ना महापौर का चुनाव जीत गई थी। देखिए आप शबनम मौसी जो है ना वो शहडोल से चुनाव जीत गई थी। आप देखिए कंकर मंजारे जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए थे। तो देखिए जो अपवाद हैं ये तो मध्य प्रदेश में क्या किसी भी देश में अपने अपने प्रभाव के कारण निकल कर आते हैं। जैसे कि सिंगरौली का जो अपवाद निकल कर आया या बुरहानपुर से निकल कर आया, तो ये अपवाद है। लेकिन मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के नागरिकों की और मध्य प्रदेश की साथी रहती है कि वो हमेशा से 2 दलीय राजनीति को स्वीकार करती चली आ रही है। ठीक है। फ्यूचर में मध्य प्रदेश के मतदाता क्या करते हैं ये अभी कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो पुराना जो मध्य प्रदेश का संदर्भ या जो रिकॉर्ड बताता है वो ये है कि मध्य प्रदेश में हमेशा से 2 दलीय राजनीति रही। ठीक है सर। सर 10-10 सेकंड के अंतिम सवाल और सिर्फ 10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। गोविंद मालू जी, क्या इन रिजल्ट को देख करके विधानसभा 2023 के लिए जीत बीजेपी की पक्की माने? आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा काम करना है? बहुत ईमानदार जवाब सर, 10 सेकंड में। देखिए, जीत तो पक्की है बीजेपी की, काम और करना है ताकि इस बार जितने विधायक आए उससे ज्यादा आए और हम 165 और 173 के पुराने रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करें। ठीक है सर, काम हमको इतना करना है। योगेश जी, क्या जो टेक ऑफ कांग्रेस चाह रही थी, जी जान से लगे थे कमलनाथ, वो मिल पाया इन पंचायत और निकाय चुनाव से? आपको लगता है अफसरों ने आपके टेक ऑफ से पहले टायर की हवा निकाल दी कांग्रेस के? कांग्रेस टेक ऑफ कर चुकी है, कांग्रेस का प्लेन उड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कोरोना का भ्रष्टाचार और स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार, इसका प्रहार किया है जनता ने और अंतिम प्रहार नवंबर 2023 में किया जाएगा और कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। और मैं सरमन नगेली जी आपके पास आता हूं सर। 7 साल से हमारे नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए थे, अब चुनाव हुए हैं, 1 साल बचा है विधानसभा चुनाव में। उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश की जनता का भी कुछ फायदा हो जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, AIM, आम आदमी पार्टी तो मिठाई बांट रही है, लेकिन हम उम्मीद करें कि अब ये नए जनप्रतिनिधि आए हैं तो विकास की बयार बहेगी और जनता भी मिठाई बांटेगी। देखिए अभिलाष जी, बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दलों को आदर्श राजनेता देना चाहिए और मध्य प्रदेश के मतदाताओं के, मध्य प्रदेश के नागरिकों के भविष्य के बारे में, जैसा कि संविधान का जो वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब होता है, वेलफेयर गवर्नमेंट के तहत जो है ना लोगों की सुरक्षा, लोगों की, नागरिकों का स्वास्थ्य और नागरिकों के लिए सुविधाएं, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ उनके जो है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो चुनाव है ये एक तरह से नेट प्रैक्टिस थी, सेमीफाइनल था, आम विधानसभा चुनाव 2023 चुनाव की सारी कंप्लीट रणनीति को आगे के लिए तय करेगा। ठीक है सर, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में अब चुनाव जो है वो भले ही हो गए, लेकिन असली खेला तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जनता ने कुछ तोहफे दिए, कुछ हिदायतें दे दी हैं और कुछ डर के टीके भी लगा दिए हैं पार्टियों को। जाहिर सी बात है जमीन पर उतरकर काम करना जरूरी है। देखते हैं कौन कितना सफल होता है MP के लोगों के दिल में जगह बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, योगेश जी और सरमन जी, आपको हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को भी शुक्रिया। नमस्कार।